हेलो स्टूडेंट, वेलकम डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन एंड आंसर। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के कण। तो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ की धूल क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड? कवि ने क्या कहा है कि उनकी मनोदशा यानी मूड कैसे बदल गया? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज? कवि की मनोदशा यानी मूड दिमाग कैसे बदल गया? तो हम इसके आंसर को देखेंगे। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो। टिनी पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोइट्स रेफर टू देम एज डस्ट। जो बर्फ़ के कण थे वो कितने बहुत छोटे छोटे थे। कितने मतलब वेरी टिनी, बहुत छोटे छोटे थे। बर्फ़ की धूल के कण बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए कभी उनको किससे धूल से संदर्भित करता है। और कभी कहते हैं कण इतने कैसे थे, इतने छोटे हैं कि कवि ने उन्हें क्या कहा है? बर्फ़ की धूल कहा है। स्मॉल दैट पोइट्स रेफर टू देम एज डस्ट। तो कवि ने उनको क्या कहा है? धूल कहा है। द पोइट वाज इन एन अफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैज फॉलन ऑन हिम। क्या होता है जब किसके कण यानी बर्फ़ की धूल के कण क्या करते हैं, कवि के ऊपर पड़ते हैं तो उनका मूड कैसा हो जाता है? बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। तो उसमें दिस चेंज द पोइट्स फेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली एंड हिज डे गॉट ए लॉट बेटर। क्या होता है जब कवि के ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं तो उनका जो मूड है एकदम से ख़राब हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब ख़राब हो जाता है तो इसमें क्या होता है, कवि के मन में क्या होता है, एक फेम उत्पन्न होती है और उनके मन को तुरंत बदल देती है और कवि की मनोदशा यानी मूड बदल जाता है और उनका दिन कैसा हो जाता है? ए गॉट बेटर, यानी उससे भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम? जो कवि हैं इस कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति यानी नेचर को कैसे क्या करते हैं? प्रेजेंट यानी उपस्थित या प्रस्तुत करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू ऑफ थिंक एंड आंसर। क्या है कि जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको सोचने में मदद कर सकते हैं। हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर, उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक आंसर को मदद कर सकता है तुम्हारी निकालने के लिए, देखने के लिए। तो हम इसको देखेंगे। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नाम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक ए crow is often mentioned in poem? What images come to your mind when you think of a crow? हम इसको देखेंगे। What are the words? वे पक्षी कौन से हैं? That are usually named in poems, मतलब जिनका नाम आमतौर पर कविताओं में रखा जाता है।
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोइम्स, क्या आप सोचते हो, कि आपको लगता है कि जो कविताओं में अक्सर कौवे का उल्लेख किया जाता है। वाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, क्या मतलब जब आप क्या करते हो, कौवे के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में कौन से चित्र आते हैं? तो हम इसके आंसर को देखेंगे। वर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नाम्ड इन पोइम्स। अब इसमें क्या है, गौरैया और कौन सा पक्षी है, कोकिला और मोर जैसे पक्षियों का नाम अक्सर कविताओं में रखा जाता है। आगे, अनलाइक दीज बर्ड्स क्रोज आर ऑफन सीन एज द इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फियर। नेक्स्ट में हम देखेंगे, मतलब इन पक्षियों के विपरीत कौवे को अक्सर क्या किया जाता है, कयामत और भय के संकेतजनक रूप में देखा जाता है या रखा जाता है। इंडिकेटर्स मतलब इसको इंडिकेट किया जाता है। अब डूम एंड फियर, जहाँ पर भय हो या डर हो वहीं पर इसकी कौवे को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन अधिकतर कविताओं में बर्ड्स, स्पैरो हो गई, नाइटिंगल हो गई, इनका इनाम पीकॉक अधिक लिया जाता है, लेकिन कौवे का नहीं। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, जो मतलब क्रो होता है ये हमेशा क्या करता है, ये अक्सर नकारात्मक विचार या उपयोग की जाता है। मतलब जो ये क्रो होता है ये हमेशा नेगेटिव के लिए ही, नकारात्मक विचारों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसको देखेंगे। अगेंस्ट व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक का पौधा होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वाई डज नॉट पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और ए पाइन। अब इसमें क्या है, जो कवि है उन्होंने क्या किया है, जो इस कौवे को किससे संबंधित जोड़ा है। अगेन का मतलब फिर, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, फिर से कवि कहते हैं हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डज नॉट पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक एन पाइन। तो मतलब कभी एक अधिक सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखना चाहते, जैसे मेपल का वृक्ष हो गया, ट्री, या ओक का, या फिर पाइन का। जो कवि हैं इन ट्रीज को क्यों मेंशन नहीं किया, सिर्फ हेमलॉक को ही क्यों किया? अब हम इसको देखेंगे। Trees are also seen as metallic creatures imparting wisdom as they are too old। हम इसको देखेंगे। उन वृक्षों को क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान करने वाले शक्तिशाली प्राणियों के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि टू ओल्ड यानी पुराने पौधे। दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व द कार्बन, वो क्या करते हैं, हमको क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। विच इज कनेक्टेड विद अब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, क्या होता है, वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने से जुड़ा होता है। कैसा? जो नकारात्मक विचारों से जुड़ा हुआ होता है। बट देयर आर ट्रीज दैट आर
poisonous too. But there are trees that are poisonous too. कुछ पेड़ ऐसे हैं, कैसे, जिनमें क्या होता है, लेकिन ऐसे भी पेड़ कुछ हैं जो कैसे होते हैं, जहरीले, जैसे लाइक हेमलॉक ट्रीज. द पोइट डज नॉट मेंशन ए मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल, ओक और पाइन बिकॉज ही वांट्स टू इंडिकेट ए सैड सीन. जो कवि है उसने क्या किया है, जैसे मेपल के पेड़ को नहीं जोड़ा जैसे, लेकिन ऐसे भी पेड़ हैं जो कैसे होते हैं, जहरीले भी होते हैं. तो मतलब कवि का कहना ये है कि जैसे हेमलॉक पेड़ कभी मेपल, ओक या पाइन जैसे अधिक सुंदर पेड़ का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि कवि एक दुखद या दुख से भरा दृश्य को इंडिकेट करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने क्या नहीं किया, मेपल, ओक या इन पेड़ों को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने हेमलॉक को ही मेंशन किया है. आगे देखेंगे. Being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it. अब कभी लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, जहरीला पौधा होने के कारण क्या करते हैं, हेमलॉक पेड़ को बुरा माना जाता है. कैसा माना जाता है, कंसीडर बर्ड, बुरा माना जाता है, एंड सो और इसलिए ही रेफर टू इट, ही यानी कवि ने क्या किया, उसका उल्लेख जहरीले पौधे से किया, कि मतलब जो इसका हमेशा विचार है वो बैड किया जाता है, इसीलिए कवि ने इसका जो संदर्भ है किससे, जहरीले पौधे से किया. मैं तो ठीक है, इतना हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे. व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक, कौवा और हेमलॉक क्या है, रिप्रेजेंटेड, ये क्या उपस्थित करते हैं, जॉय और सारू, आनंद या फिर दुख को. व्हाट डज द पोइट डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, बर्फ की धूल जिसे कौवा हेमलॉक के पेड़ से गिराता है उसका क्या अर्थ है, स्टैंड फॉर उसका क्या अर्थ है. अब हम इसके आंसर को स्टडी करेंगे, ठीक है. अब हम इसको ठीक से देखेंगे. क्या है, बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, चाहे वो कौवा हो या वो हेमलॉक का पेड़ हो, रिप्रेजेंटेड उपस्थित करते हैं किसको, सारों को, दुख को. चाहे वो हेमलॉक का ट्री हो या फिर कौवा, ये दोनों दुख का ही प्रतीक करते हैं यानी उपस्थित करते हैं. जो कवि हैं, फ्रॉस्ट हैज यूज टू बोथ द नेगेटिव क्रीचर्स, जो कवि हैं उन्होंने क्या किया है, फ्रॉस्ट ने दोनों नकारात्मक प्राणियों यानी कौवा और हेमलॉक ट्री को क्या किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर. अब हम इसको देखेंगे. पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट परफॉर्म्ड हिज डे, जो मतलब कौवा को, जो कौवा ने क्या किया है, उनके किसको ताकत के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया है. जैसे उसने क्या किया है, बोथ बाई नॉट यूजिंग बर्ड लाइक स्पारो एंड नाइटिंगेल एंड ट्रीज लाइक मेपल, ओक, बाई नॉट यूजिंग बर्ड लाइक स्पारो एंड किसको, नाइटिंगेल, नॉट यूज्ड लाइक मेपल, ओक और पाइन. तो कवि ने क्या किया, कवि ने किसको, कवि ने गौरैया और कोकला जैसे पक्षियों और मेपल, ओक या देवदार जैसे पेड़ों का उपयोग न करके कवि ने प्रकृति के कुछ एजेंडों के बारे में हमारे पास मौजूद सभी पूर्व धारणाओं को तोड़ने की कोशिश की है. क्या किया है, ट्राई टू ब्रेक डाउन ऑल
ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़ बट एज हाउ वी वांट टू सी इट। अब इसमें कवि ने हमको क्या समझाने की कोशिश की है? कवि ने उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि हमें दुनिया को वैसा नहीं देखना है जैसा कि दुनिया है, लेकिन जैसा कि हम इसे देखना चाहते हैं। थस इस प्रकार द क्रो सिटिंग एंड ए हेवलॉक ट्री टुगेदर मेड हिज डे। अब क्या होता है, कौवा क्या करता है कि इस प्रकार बैठे हुए कौवे और हेमलॉक ट्री यानी पेड़ ने मिलकर उसके दिन को कैसा बना दिया? वेटर यानी अच्छा बना दिया। डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर जॉय। जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।